क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ईसीआई के बारे में आपसे पूछ रहा है। हमने जो शॉर्ट नोट में सवाल समझे थे, मोर और लेस वही सवाल आपके 13 मार्क्स में भी पूछा गया। ठीक है, जैसे हमने पिछले जो 6 सेमेस्टर का मेरा था, उसमें जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डील किया था, उसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा था। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा है। दोनों स्टेट्यूटरी ही बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है, और दोनों को अपने अपने काम दिए गए। फाइनेंस कमीशन अपना काम करता है, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इनका मेन पर्पज यही है। इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का इरादा भी पार्लियामेंट का यही था कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर कराए। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। The Election Commission of India is a constitutional body responsible for administering election to the parliament, state legislature, and the offices of the president and vice president of India. Its main objective is to ensure free and fair and impartial election in the country. ठीक है, इनका मेन पर्पज यही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका मतलब है कि इसका जिक्र जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है? तो जब आप इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो आर्टिकल 324 है। ठीक है, जिसमें बताया गया है। वैसे आर्टिकल 324 से 332 तक पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में ही है। ठीक है, कि उनके पास क्या पावर रहेगा, उनके काम करने का तरीका क्या रहेगा, कमीशन को एक्सटेंड करना है तो कैसे होगा, कैसे हम किसी को 18+ अडल्ट मानेंगे। ठीक है, ये सारे इलेक्टोरल रोल में कैसे रिफॉर्म आएगा। अभी वेस्ट बंगाल में एसआईआर का चल रहा है, तो उसके बारे में भी पूरा प्रोविजन। तो सारा आपका आर्टिकल 324 से 332 तक में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अभी मैं पढ़ता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, इस आर्टिकल में आपके इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, उनके पावर क्या रहेंगे, उनका जो ड्यूटी है वो एक्सटेंड कहाँ तक होगा, ये सारा आपका आर्टिकल 324 में दिया गया है। तो अपॉइंटमेंट, the appointment the chief election commissioner and other election commissioner by president। ठीक है, तो जो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या और भी अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, यह आर्टिकल 324 बोलता है। फिर उनके पास पावर क्या है? तो आर्टिकल 324 गिव्स द कमीशन द पावर टू सुपरिटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन को सुपरवाइज करने का, ठीक है, उसको डायरेक्ट करने का और उसको कंट्रोल करने का कि कैसे इलेक्शन होगा और फ्री और फेयर कैसे होगा। सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। ठीक है, इस पावर के तहत जो है उनके इलेक्शन कराने का जो ये है, एक्सटेंट इट कवर्स इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। उनके पावर में पार्लियामेंट में भी इलेक्शन होगा, या आपके स्टेट लेजिस्लेचर का होगा, या आपके प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का होगा, सब डील करेंगे आपके इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इनके रिगार्डिंग जो है, इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है, पहला है आर्टिकल 324, जो ईसीआई के इस्टेब्लिशमेंट, उनके पावर और उनके एक्सटेंशन के बारे में बात करता है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 324 एंड 326। इनके पास डील विद इलेक्टोरल रोल्स एंड अडल्ट सफरेज। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 327 एंड 329, पार्लियामेंट कैन रेगुलेट इलेक्शन बट ईसीआई सुपरवाइज। ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 330 से 332, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर फॉर SC ST
कम्युनिटी, ठीक है। तो ईसीआई के लिए ही दिया गया है आर्टिकल 330 से 332 में कि जो एससी एसटी से बिलोंग करेंगे उनके लिए रिजर्वेशन की भी रिजर्वेशन सीट भी उनके लिए रहेंगे, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है आपके इलेक्शन कमीशन का? इनिशियली ईसीआई हैड only one chief election commissioner, but after the Election Commission Amendment Act 1989, it was made multi-member with first है chief election commissioner, 2 election commissioners. Current composition: chief election commissioner, other election commissioner, the president appointed them, tenure and service condition. तो पहले जो था ना, जब ईसीआई मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था, तो उस समय पर एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में 1989 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, और उसके बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर अतिरिक्त होंगे, ठीक है। तो मतलब अभी 3 लोग रहेंगे जो सुपरवाइज करेंगे सारे इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। इनका टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर 6 ईयर का होता है और इनका एज 65 ईयर्स तक ये वर्किंग हो सकते हैं। दोनों में जो भी पहले आएगा उस हिसाब से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। द टेन्योर ऑफ सर्विस इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट बट कैन नॉट बी चेंज टू द डिटरमाइन ऑफ द इंक्यूमेंट, ठीक है। रिमूवल: सीईसी कैन ओनली बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज by parliamentary impeachment for proven misbehavior or incapacity. Other ECs can be removed on the recommendation of the CEC. ठीक है। तो ये बोल रहा है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अगर उनको आपको निकालना है, ठीक है, उनके पोस्ट पर से उनके टेन्योर के दौरान, तब आप जो है पार्लियामेंट के तहत जैसे हम जजों को निकालते हैं इम्पीच करके, इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है, उस पे बहस होता है, ठीक है, फिर वोटिंग होती है, उसके बाद जो जिसके मत में आएगा ज्यादा फिर उस हिसाब से रिमूव होता है, ठीक है। रिमूव करने के भी ग्राउंड है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। जैसे अभी एक जज थे हमारे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का लगा था, तो उनके लिए भी इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जब अपने को निकालना होता है तो इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ता है। बाकी के जो 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं सिंपल वाले, ये चीफ नहीं होते हैं, 2 अतिरिक्त हमने जो ऐड किया था, उनको सीईसी के रिकमेंडेशन पर भी हटाया जा सकता है, ठीक है। उनके लिए फिर इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। पावर और फंक्शन की बात करें तो ये इनके पास सुपरवाइजरी पावर भी है। ये पूरे देश में जहां भी इलेक्शन होगा उनको रेगुलेट, सुपरवाइज और कंट्रोल करने का काम करेंगे। प्रिपेयर एंड अपडेट इलेक्टोरल रोल: जो भी आपने देखा होगा मतदाता सूची बनता है तो उसमें कितनों के नाम ऐड करने हैं, कितनों के नाम डिलीट करने हैं, कोई मर गया है तो नाम हटाओ, कोई जन्म लिया है तो ऐड करो, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें, जैसे अभी एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है, स्पेशल रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अभी वो जो चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं डिलीशन और एडिशन का ही काम चल रहा है कि भाई जो नहीं है उसको हटाओ, जो है उसको ऐड करो, ठीक है। तो ये पावर उनके पास है। दूसरा, रेगुलेटरी पावर: ensure compliance with the model code of conduct, decide on election dispute regarding candidature, monitor political party funding and इलेक्शन एक्सपेंसेस। ये जो है रेगुलेट भी करने का काम करते हैं, किस पार्टी के पास कितना फंड है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से खर्चा हो रहा है, ठीक है। कैंडिडेट के बीच अगर कोई विवाद है किसी एरिया को लेकर के या किसी सिंबल को लेकर के, तो ये भी वहां पे डील करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके पास क्वासी जुडिशियल पावर भी है, मतलब अगर कोई कैंडिडेट गलत करता है या इलेक्शन के रूल और रेगुलेशन को वायलेट करता है तो ये उनको सीधा डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं,
ठीक है, ये भी उनके पास पावर है। अगर कहीं पे लगता है कि इलेक्शन के दरमियान धांधली हुआ है, मैल प्रैक्टिस हुआ है, तो वहाँ पे ये ऑर्डर कर सकते हैं कि वहाँ पे वापिस से इलेक्शन हो। तो ये कुछ जुडिशियल पावर भी उनको मिला है, हालांकि वो जुडिशियल ब्रांच से है नहीं, तो इसीलिए उनका काम वो जो होता है वो क्वासी जुडिशियल में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इनके पास एडवाइजरी रूल भी होता है, एडवाइजेस द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन। ये जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को इलेक्शन के मैटर पर एडवाइस भी करते हैं। ठीक है, कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे आपके किहोटो होलोहन वर्सेस जचिलुहु एंड अदर्स का है 1992 का। इलेक्शन कमीशन हैज क्वासी जुडिशियल पावर अंडर 10th शेड्यूल। मतलब किसी ने चैलेंज किया था कि ये तो आपका जो है इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कैसे किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इलेक्शन में, या कैसे किसी जगह पे वापस से इलेक्शन करा सकते हैं। ये सब डिसीजन तो जुडिशरी को लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कोहिटू होलोहन केस में कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास जो है क्वासी जुडिशियल पावर है अंडर 10th शेड्यूल। ये किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन लॉज के रूल को वायलेट करते हैं तो। ठीक है, और कहीं पे मैल प्रैक्टिस होता है तो वहां पे ये ऑर्डर पास कर सकते हैं कि वहां पे वापस से इलेक्शन कराया जाए। ठीक है, तो ये इनके अंडर आता है, इसमें कोई ऑर्डर दे दिया तो ये गलत बात नहीं है। ठीक है, ईसीआई का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये ऑटोनॉमी रखता है, मतलब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, न पॉलिटिकल पार्टियां न जुडिशरी। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। ठीक है, और ये इलेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए स्वतंत्र है, इनको जिस हिसाब से करना होगा ये कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे देश में क्या होता है, इंश्योर होता है कि फ्री और फेयर जो है आपके इलेक्शन हो, इम्पार्शियल इलेक्शन हो, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो स्मूथली फंक्शन करे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं सही से समझा पाया हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया विद केस लॉ। ये हमने पिछले लेक्चर में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। ठीक है, किसी को अगर याद हो तो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में मैंने 31 नंबर का सवाल था हमारा, फिर 37 नंबर का सवाल था, फिर आपका 42 में है। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म से सवाल आपके 100% बनने वाले हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, आपको पता है जुडिशरी का काम क्या होता है। क्या होता है जुडिशरी का काम? जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं। ठीक है, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है आपका जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करता है, मतलब लॉ बनाने का। एग्जीक्यूटिव लॉ को इन्फोर्स करने का काम करता है। ठीक है, और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करता है। कहीं पे ऐसा लगे कि कानून में कोई गलतियां हैं या कानून किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो किस हद तक वायलेट कर रहा है, क्या उसको स्टेप डाउन करने की जरूरत है या कंटिन्यू रखने की जरूरत है, ये सारी चीजें कौन डील करता है? जुडिशरी करता है। ठीक है, तो जुडिशरी का मेन फंक्शन है लॉ को इंटरप्रेट करना और उसके अकॉर्डिंग फिर लॉ को इन्फोर्स कराना। ठीक है, तो मेन काम ये है। लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है, या कहीं पर करप्शन हुआ है या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो गलत है, जो सही नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हालांकि खास करके उनका जो हम काम का दायरा देखें तो वो लॉ को इंटरप्रेट करने का ही है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में प्रेसिडेंट को ऑर्डर पास किए थे कि आपको 1 महीने के अंदर बिल को जो है ये करना है, डील करना है कि बिल को पास करना है या नहीं करना है। आप बिल को होल्ड करके नहीं रख सकते। ये क्या है?
ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है। हालांकि कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जुडिशियल ओवररीच कर जाते हैं कोर्ट, जो कि नहीं करना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म बोलता है कि भाई आपके दायरे हैं, लेकिन आपके पास पावर है, आर्टिकल 32 में है, आपके पास पावर है आर्टिकल 142 में, आपके पास पावर है 136 में, ठीक है। मतलब जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को डायरेक्ट पावर देता है कि अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फैसला ले सकते हैं। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट फिर अपना तर्क लगाते हुए कई बार जो है सोशल जस्टिस के लिए वो कोई ऐसे डिसीजन दे देते हैं जो कभी-कभी लगता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का मिसयूज कर दिया है। जैसे पार्लियामेंट में ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो आपका जजमेंट था रिसेंटली प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई तुमको 1 महीने में बिल पर अपने विचार रखने हैं। प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर पास कर सकता है? जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबके अपने-अपने पावर जो हैं वो लिमिटेड हैं कि भाई आपको अपने दायरे में रहना है। आप किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट के काम में आप इंटरफेयर कर रहे हो। प्रेसिडेंट का काम है ना कि वो बिल पे साइन करे या ना करे। तुम कौन होते हो उसको बताने वाले? समझ रहे हो? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि प्रोएक्टिवली जब जुडिशरी अपने काम में स्ट्रांगली स्टेप लेते हैं, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन से ज्यादा सोशल जस्टिस पर ध्यान देने लगते हैं और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हद तक आगे बढ़ जाते हैं, तो उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोर और लेस अगर हम शॉर्ट में समझे तो कोर्ट का केवल काम था डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, अगर कहीं पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत है तो, ठीक है। लेकिन कई बार जनता के हक के लिए संविधान के मूल स्ट्रक्चर को, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो है बहुत आगे तक कदम उठा लेती है। इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों उठाते हैं? ताकि जस्टिस जो है मेंटेन रहे, और उनको पावर भी है, आर्टिकल 32 में दिया गया है, आर्टिकल 142 में दिया गया है, आर्टिकल 136 में दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम, वॉच डॉग करने का काम किसका है? जुडिशरी का है। तो उनको करना ही पड़ेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म में आना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। ऐसा है। तो ये जो आपका जो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हो सकता है। तो जैसे आपके कैदी लोग जो होते हैं, जो इनमेट्स होते हैं, जो जेल में बंद होते हैं, तो कई बार क्या होता है ट्रायल नहीं होने के कारण, सही सही समय पर ट्रायल नहीं होने के कारण कई सालों साल वो जेल में होते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम ट्रायल कंडक्ट नहीं कर रहे हैं तब तक जो अगर अक्यूज ने आधा सजा काट लिया है तो उसको हम बेल दे देंगे, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि आधा सजा काट लिया है तो बेल दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक ट्रायल नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पीडी ट्रायल किसी भी कैदी का अधिकार है और स्पीडी ट्रायल हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसके राइट को वायलेट नहीं करेंगे। अगर उसने ट्रायल कंडक्ट उसका नहीं हुआ है और उसने आधा सजा काट लिया है तो हम उसको तुरंत बेल दे देंगे। ये क्या है? ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। हमने उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो पावर्स थे उसका इस्तेमाल करते हुए उनको आधा सजा काटने के बाद बेल दे दिया, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल पे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन जारी की है। हालांकि उनका काम लॉ को इंटरप्रेट करना है, गाइडलाइन जारी करने का अधिकार उनको एक्सप्रेसली नहीं है, लेकिन फिर वो गाइडलाइन जारी करते हैं। क्या है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। तो ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा होगा पब्लिक वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बहुत सारे गाइडलाइन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पॉस एक्ट देख लीजिए। पॉस एक्ट जो आया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2000, इसमें आपके निर्भया केस के बाद जब महिला के साथ रेप हुआ था, भवरी देवी के साथ राजस्थान में, हाँ,
तो उसमें वो आंगनबाड़ी का काम करती थी, सेविका थी, वो ड्यूटी पे चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए गई थी, ठीक है। और उनके साथ जिनका वो चाइल्ड मैरिज रोकी वो बहुत बड़े रजवाड़े थे। उन्होंने देखा कि भाई ये तो मेरी इज्जत का फालूदा बना दी। फिर ये एक दिन पति के साथ कहीं पे जा रही थी, वर्किंग पे ही थी वो, और उनके साथ ब्रूटली रेप किया गया। क्योंकि वो बड़े लोग थे तो उनका नाम भी नहीं आया, कुछ एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। फिर एक निर्भया नाम से एक वो एनजीओ आया था, नहीं, विशाखा नाम से एक एनजीओ आया था, और फिर वो इस केस को लीड की, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर बहुत सारे गाइडलाइन बनाए। उसी के आधार पर पॉस एक्ट आया था। तो वो जो गाइडलाइन था वो जुडिशियल एक्टिविज्म ही था, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैंने अभी बताया कि जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आता कहां से है। तो पावर मैंने बताया आर्टिकल 32 में आता है, आर्टिकल 142 में आता है, आर्टिकल 136 में आता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 में है उनके पास इनहेरेंट पावर, ठीक है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको पावर देता है। जैसे कोई पीआईएल लाया, सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनवाई कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू के तहत वो अपने जुडिशियल एक्टिविज्म का जो है पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, जैसे अभी आया था आपके कौन सा आया था, वक्फ एक्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कुछ ऐसे हैं प्रोविजन जिसको जो कॉन्ट्राडिक्टरी है फंडामेंटल राइट के साथ, तो उनको उन्होंने रोक दिया। तो ये उनके पास, तो ये क्या है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म ही है, ठीक है। नहीं तो वो तो बोलते हैं कि भाई आप इसको अमेंड करके फिर से लागू कीजिए। वो स्टक डाउन क्यों करते। अभी ही हाल ही में ले लीजिए ना, आपके लेबर कोड आए थे, उसके आर्टिकल 15 या कुछ ऐसा था आर्टिकल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उसमें महिलाओं के लिए अगर कोई महिला अडॉप्ट करती है बच्चों को, तो उनको मैटरनिटी रिलीफ नहीं मिलेगा, ऐसा उसमें प्रोविजन है। जब तक आप बच्चे को जन्म नहीं देंगी आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो गलत है, भाई मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है, मुझे अडॉप्ट करना है। तो अब अडॉप्ट करूंगी तो उस बच्चे को क्या ऐसे ही मतलब रोड पे छोड़ दूंगी। उस बच्चे को तो भी इक्वली पालना ही पड़ेगा ना, जैसे जन्म देते हैं वैसे ही अडॉप्ट किए हैं। तो इसमें क्यों नहीं दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को ही स्ट्रक डाउन कर दिया। ये क्या है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके लिए केशवानंदा भारती का केस है आपका, मेनका गांधी का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी को आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। ये क्या था, ये जुडिशियल एक्टिविज्म था। विशाखा के केस में गाइडलाइन बनाना, ये क्या है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। एमसी मेहता के केस में पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि जो पोल्यूट करेगा वही पेमेंट करेगा। ये क्या था, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, समझ रहे। तो उम्मीद है आपको जुडिशियल एक्टिविज्म को मैं सही से समझा पाया हूं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसमें कई बारी ऐसा माना जाता है, मतलब होता है ना, किसी चीज के सपोर्टर होते हैं तो क्रिटिसिज्म करने वाले भी लोग होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसा मानते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने हद पार कर देता है, ठीक है, यही इसका क्रिटिसिज्म है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जुडिशियल ओवररीच करते हैं, ऐसा आरोप सुप्रीम कोर्ट पे लगता रहा है। जैसे आपके प्रेसिडेंट वाले केस में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे जुडिशियल ओवररीच किया है। ओवररीच का मतलब आपने अपने जो आपके दायरे थे आपने उसको क्रॉस कर दिया, और कई बार होता भी है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है। अगर आपको 13 मार्क्स में लिखना है तो आपको क्रिटिसिज्म भी लिखना चाहिए कि भाई ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ऐसा लोगों का मानना है कि ये ओवर स्टेप हो जाता है कई बारी, ठीक है। फिर दूसरा है, अगर पार्लियामेंट लॉ बना है और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ओवर रीच करने लगे, तो फिर लॉ मेकर के पावर को आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, कर्टेल कर रहे हो, समझ रहे हो। जैसे अभी हाल ही में लेबर कोड में ऐसा बनाया गया कानून, ठीक है, तो आपने सीधा स्ट्रक डाउन कर दिया। आप बोल सकते थे कि भाई इसमें अडॉप्शन है ना महिलाओं का, ठीक है, आप इसको
चेंज कीजिए, इसमें बोलिए कि भाई एडॉप्शन के साथ जो भी बच्चे जन्म देने के साथ एडॉप्शन में भी मिलेगा। सही बात है, हम कर देंगे। आप सीधे स्टक डाउन कर दिए, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पावर को मतलब डिमीन करने की कोशिश करी है, समझ रहे हो। तो ये थोड़े से क्रिटिसिज्म भी आते हैं जब जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट ऐड करना है 13 मार्क्स के लिए। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर है 43, एक्सप्लेन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ये हमने पिछले लेक्चर में भी जब हम शॉर्ट नोट कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि सेंटर और स्टेट के बीच जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है वो कैसे चलता है। तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाने के लिए 3 लिस्ट दिया गया है। कौन सा? एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केवल पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट लॉ बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब यूनियन बनाएगा लॉ तो वो सब के लिए होगा, स्टेट जब लॉ बनाएगा तो सिर्फ स्टेट के लिए होगा, कंकरेंट में दोनों लॉ बना सकती है। ठीक है, कई बारी कंकरेंट में जब दोनों व्यक्ति लॉ बनाते हैं, स्टेट लॉ बनाता है या सेंटर लॉ बनाता है, तो कई बारी दोनों के लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर चीज पे मैंने भी बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया। अब दोनों में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो आपको क्या लगता है किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो उस कंडीशन में लॉ प्रिवेल करेगा आपका सेंटर का। ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन दिया गया है क्योंकि ये लिखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट और सेंटर के कानून में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा तो सेंटर का लॉ वैलिड होगा, ये आपके आर्टिकल 254 बोलता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होंगी तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर भी कानून बना सकते हैं। कौन? सेंटर। सेंटर को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है, तो अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन लिस्ट के अलावा स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकते हैं, ये उनके पास राइट है, ये आर्टिकल 249 में बताया गया है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन की। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहां पे भी सेंटर जो है स्टेट के लिए भी लॉ बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है और यूनियन लिस्ट में तो उनके पास डायरेक्ट पावर ही है। ठीक है, तो इमरजेंसी की स्थिति में सेंटर सभी विषय पे लॉ बना सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल 250 में बताया गया है। यूनियन टेरिटरी पर अगर कानून बनाने की जरूरत है तो भी सेंटर ही बनाएगा। ठीक है, तो अब कुछ देखते हैं कानून स्टेट लिस्ट में कौन कौन से है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से है। तो जब आप यूनियन लिस्ट पढ़ोगे तो उसमें डिफेंस के लिए अगर लॉ बनाना है तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, फॉरेन अफेयर पे लॉ बनाना है तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, बैंकिंग पर, करेंसी पर अगर लॉ बनाना है तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट में भी कुछ पावर दिए गए हैं स्टेट को, जैसे पब्लिक ऑर्डर के लिए लॉ बनाना है स्टेट बनाएगा, पुलिस के लिए लॉ बनाना है स्टेट बनाएगा, लोकल गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाना है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब बीएमसी और आपके पंचायत जो होता है ना, मुखिया सरपंच, ऐसा आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा। कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? एजुकेशन हो गया, सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। शादी और डाइवोर्स से जुड़ा मामला है, सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो आपने देखा तीनों के पावर डिवाइड कर दिए गए हैं लेजिस्लेटिव कॉन्टेक्स्ट में। अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इमरजेंसी सिचुएशन रहेगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। कंकरेंट लिस्ट में दोनों के कानून हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। स्पेशल ओकेजन है, ठीक है, जहां पे लॉ बनाने की जरूरत है तो सेंटर स्टेट के अंदर भी लॉ बना सकता है। तो ये है आपके लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, इसके बाद कुछ लैंडमार्क केसेस हैं
जैसे स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट विदाउट स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमने अभी बताया ना कि विशेष परिस्थितियों में आप बना सकते हैं। आप रैंडमली बोलेंगे कि मुझे स्टेट लिस्ट में लॉ बनाना है तो आप नहीं बना सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था। ठीक है, इसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट अंडर नेशनल इमरजेंसी फॉर नेशनल इंटरेस्ट। तो अभी मैंने बताया था कि इमरजेंसी के सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड माना कि भाई इमरजेंसी लगा है तो स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट जो है मतलब सेंटर लॉ बना सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रेसिडरी पावर है जिसमें बताया गया है कि कोई भी लिस्ट में, स्टेट लिस्ट हो, यूनियन लिस्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो, इसमें अगर कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है या ऐसे मतलब कानून बनाने की शक्ति उसमें नहीं दी गई है तो उस पे कानून अगर बनाना होगा तो ये सेंटर के पास होगा। यही है रेसिडरी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इमरजेंसी एंड टाइप्स ऑफ इमरजेंसी विद एग्जांपल। ठीक है, इमरजेंसी क्या होता है? तो एन emergency under Indian Constitution refers to extraordinary situation in which the normal constitutional machinery of the state or union cannot function effectively। ठीक है, तो हम उसको इमरजेंसी बोल सकते हैं। कितने टाइप का इमरजेंसी होता है? तो 3 टाइप का इमरजेंसी होता है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में डिफाइन किया गया है। कब लगाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड if the president is satisfied that the security of India or any part thereof is threatened by war, external aggression और armed rebellion। ठीक है, देश में आर्मी या जो हमारे फोर्सेज हैं अगर खुद में ही वो शुरू हो जाए, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन हो जाए या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए या वॉर की सिचुएशन है, तो ऐसी परिस्थिति में आप आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 352 में दिया गया है। कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट लगाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। जब किसी स्टेट में सरकार गिर जाती है, ठीक है, और वहां पे स्टेट मशीनरी फेल हो जाते हैं काम करने के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दे, उसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 356 में बताया गया है। कब लगाया जा सकता है? द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ ए स्टेट फेल एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कैन नॉट बी गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस में बी बेस्ड ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज। अगर गवर्नर ने रिपोर्ट भेजा है प्रेसिडेंट को कि भाई इस स्टेट का जो है हालत बहुत गंभीर हो गया है, स्टेट मशीनरी फेल हो गई है, सरकार गिरने को है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर के रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट जो है वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। ये 6 महीने तक के लिए लगाया जा सकता है। इसके बाद जो है इसको अगर एक्सटेंड करना होगा तो 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, लेकिन कम से कम 6 महीने के लिए लगेगा। इसके बाद आपका जो है इन बिटवीन 6 महीने के भीतर सरकार अपना सरकार बना सकता है। जो गवर्नमेंट गिरने वाली होगी वो अच्छे से सरकार बना सकती है, स्टेट मशीनरी फिर से फंक्शन हो सकता है। इसके बाद जो है स्टेट इमरजेंसी हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बारे में आर्टिकल 360 में दिया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाया जा सकता है? जब अपने देश में पैसे की किल्लत या कुछ इस तरीके का फाइनेंशियल क्या बोलते हैं थ्रेटन हो हमारे देश के अंदर, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहे, क्रेडिट हमारे देश की जो है वो थ्रेटन में हो, तो ऐसी परिस्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ये भी प्रेसिडेंट ही लगाएंगे। जब उनको सेटिस्फाइड होगा कि नहीं इस परिस्थिति में लगा दिया जाना चाहिए तो लगा दिया जा सकता है।
इसका इफेक्ट क्या होगा, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो वर्कर हैं उनकी सैलरी काट दी जाएगी, मतलब कम कर दिया जाएगा, ताकि उनके जो पैसे हैं वो जोड़ जोड़ के सरकार भारत के जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर सके। ठीक है, ये जो है इसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया है, ये तब तक लगाया जा सकता है जब तक उनको प्रेसिडेंट को लगे कि इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भारत में आज तक जो है नेशनल ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का सिचुएशन कभी आया नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा इसका, द इमरजेंसी प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिजिग्नेट to safeguard the nation during extraordinary situation. However, due to the possibility of misuse, constitutional amendment and judicial interpretation, Article 40 Amendment 44th जो है have introduced safeguard to prevent arbitrary exercise of these power. Thus, emergency provision reflect a balance between national security and constitutional democracy. ठीक है, तो ये हो गया आपके ओवरऑल इमरजेंसी के बारे में, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और एग्जांपल भी हमने देखा कि वॉर के सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अग्रेशन हो गए हैं, आर्म्ड रेबेलियन हो गया है, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे होता है हाई कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, इसके बारे में है। तो हम पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रोसेस क्या है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट with the consultation of CJI, Chief Justice of India, and other judges of the Supreme Court and High Court as deemed necessary. In the case of appointment of the Chief Justice of India, the senior most judge of Supreme Court is usually appointed. ठीक है, for appointment of the other judges, recommendation are made by the collegium consisting of CJI and 4 senior most judges of the Supreme Court. ठीक है, तो हाल फिलहाल में जो हमारे भारत में अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो ऐसा है कि कोलिजियम सिस्टम से जो है अपॉइंट होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो। तो सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज जो है वो बैठते हैं और सीजेआई बैठते हैं। तो ये 5 लोग जो है मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है या हाई कोर्ट का जज बनाना है। यही व्यवस्था हमारे भारत में कोलिजियम सिस्टम के नाम से प्रचलित है। इसके अंदर जो है ये 5 लोग नाम डिसाइड करेंगे कि हमको ये जज बनाना है या हमको ये जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनाना है। फिर ये जो रिकमेंडेशन है वो जाएगा आपके सेंटर के पास, सेंटर जो है उसके ऊपर अप्रूवल देगा, फिर प्रेसिडेंट असेंट देके उसको जो है जज अपॉइंट कर देगा। ये है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वो सिटीजन जो है इंडिया का होना चाहिए, और अगर हाई कोर्ट के लिए जज बना रहे हैं तो 500 देखिए हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लिए जज अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको हाई कोर्ट में 5 साल का जज होना चाहिए। ठीक है, या हाई कोर्ट के अंदर वो 10 साल से वकील है तो भी उसको आप जज बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट से जज बनाए, हाई कोर्ट के लिए जज बनाते हैं तो इसके बारे में प्रोविजन है आपके आर्टिकल 217 के अंदर। यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होगा, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम ही यहाँ पे भी अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी मौका दिया जाता है। यहाँ पे जो है 2 सीनियर मोस्ट जज जो है हाई कोर्ट के वो भी साथ में होते हैं। फिर वो रेकमेंड करते हैं नाम, फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फिर उसको अप्रूव करता है, फिर वो जाता है सेंटर के पास, सेंटर फिर उसको अप्रूव करता है, तो फिर उसको जो है प्रेसिडेंट ओथ लेके उसको जज का अपॉइंटमेंट देता है।
ठीक है। अब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है और आपको जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक अगर आप होल्ड करके रखे हैं तो आपको बनाया जा सकता है, या आप हाई कोर्ट में 10 साल से जो है वकालत कर रहे हैं तो भी आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है। इसी में पूछ रहा था हिस्टोरिकल मतलब परिप्रेक्ष्य में बताएं कि पहले क्या होता था, हिस्ट्री क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट का। तो हिस्ट्री है आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेसेस द executive would have a significant role with the president making appointment after consultation with the judiciary. The term consultation was ambiguous. ठीक है। First judge case SP Gupta versus Union of India. The Supreme Court held that consultation does not mean concurrence. The executive was given primacy in judicial appointment. जो पहले जब होता था ना जजों की भर्ती, तो उसमें प्रेसिडेंट का जो है कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है। हालांकि अभी प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, उनको सिर्फ अप्रूव करना है कि आपको ये जज चाहिए या नहीं चाहिए। आप कंसल्ट नहीं कर सकते कि इसको नहीं बनाना है या उसको बनाना है, ऐसा कुछ। अभी सिर्फ जज ही डिसाइड करेंगे कि जज किसको बनाया जाएगा। ठीक है। तो पहले ऐसा था, तो पहले सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का हम ज्यादा रोल निभा रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है। फिर आया आपका सेकंड जज केस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट ओवररूल्ड एसपी गुप्ता केस, held that judicial primacy is essential for independence of judiciary, introduced the collegium system giving primacy to the CJI and senior most judge। ठीक है। तो एसपी के केस से एसपी का जो केस आया था उसको ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल प्राइमेसी हमें ज्यादा रखना है, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी नहीं चलेगी। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया और उन्होंने कहा कि जब जज की बहाली हो रही है तो उसमें सीजेआई और सीनियर मोस्ट जजेस ही जजों की अपॉइंटमेंट में प्राइमेसी रहेंगे। इसीलिए कोलिजियम सिस्टम उस समय पर स्ट्रांग हो गया और वही अभी भी वही चल रहा है कि भाई नहीं, ये 5 लोग जिसको जज बनाना चाहेंगे वही जज बनेंगे। सेंटर सिर्फ अप्रूव करेगा कि भाई हाँ हम इसको बना दिए, ऐसा। ठीक है। इसके बाद जो है आपका थर्ड जज केस आया था जिसमें एनजैक लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्टक डाउन कर दिया, कहा कि नहीं, एनजैक जो है कहीं ना कहीं जुडिशियल प्राइमेसी को, ठीक है, ओवर रीच कर सकता है और एग्जीक्यूटिव उसमें भी अपना जो है हस्तक्षेप करेगा, पार्लियामेंट भी अपना हस्तक्षेप करने लगेगा, क्योंकि एनजैक में प्रोविजन था कि वो जो 5 जज बैठेंगे उसके साथ पार्लियामेंट के भी मेंबर होंगे। तो जब पार्लियामेंट का मेंबर होगा तो कहीं ना कहीं बायसनेस हो जाएगी, फिर जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंस नहीं रह पाएगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक प्रोविजन को स्टक डाउन कर दिया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोलिजियम सिस्टम को फिर से रिस्टोर किया और कहा कि नहीं, 5 जज ही डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज कौन होगा। तो ये हो गया आपके अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। और हिस्ट्री क्या था हमारा उसके कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर है 46, डिस्कस द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। सेम सवाल है वही जो हमने अभी 43 में पढ़ा था, 37 में पढ़ा था, 31 में पढ़ा था, सेम है, स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप। फिर यहाँ पे यूनियन लिस्ट आएगा, उनके पास अपना काम है, स्टेट लिस्ट आएगा, उनका अपना काम है, कंकरेंट लिस्ट है, दोनों का मिलके काम है। दोनों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो फिर सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है। जहां पे लॉ नहीं बनाए हैं, न स्टेट लिस्ट में उस लॉ का जिक्र है न आपके सेंटर लिस्ट में है, तो वहां पे सेंटर के पास पावर रहेगा। ये सारा प्रोविजन आपके पास है। ठीक है। कुछ ऐसे इमरजेंसी प्रोविजन है
जहाँ पे सेंटर को पावर दिया गया है कि आप लॉ बना सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन है जहाँ पे सेंटर के पास पावर है कि आप स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकते हैं। अगर आपको इतना पता है तो आपको स्टेट और सेंटर के बीच जो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सवाल आएगा लेजिस्लेटिव परिप्रेक्ष्य में, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बाकी हमने आपको डॉक्ट्रिन भी बता दिए थे रिपग्नेंसी वाला कि भाई स्टेट लॉ में और यूनियन लॉ में अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो यूनियन लॉ जो है प्रिवेल करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 47, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ये अभी ही हमने किया था, कितने टाइप के इमरजेंसी होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। ये पीछे जो बताया वही सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके फंडामेंटल राइट पे, इसमें ये एक्स्ट्रा पूछ रहा है। तो इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ये होता है कि आपके फंडामेंटल राइट कुछ जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हो कि मुझे बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके वहां पे वायलेट हो सकते हैं, आपको बोलने की आजादी नहीं मिलेगी। आपका राइट है फ्रीडम ऑफ मतलब लिबर्टी, ठीक है, आपको लिबर्टी नहीं दी जाएगी। इमरजेंसी का सिचुएशन है, आप बोलोगे मुझे लंदन घूमने जाना है, नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा मतलब हमारे देश में वॉर टाइप सिचुएशन आ गया है और आप बोलोगे मुझे घूमने की आजादी नहीं मिल रही। तो ये मतलब कुछ आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके वैसे भी आपके फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। हर आपके फंडामेंटल राइट जो भी हैं आपके 13 से 35 तक, वो सारे एब्सोल्यूट नहीं है, उसके कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जब आर्टिकल 19(2) पढ़ोगे तो उसमें कुछ एक्सेप्शन बताए भी गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में ही जो हमारे लिमिटेड है लिमिटेशन है वो आपके इमरजेंसी प्रोविजन में आ जाते हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गया है तो आप वहां पे आपके कुछ फंडामेंटल राइट रोके जा सकते हैं, वायलेट किए जा सकते हैं, आप उसको मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। ठीक है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 359 में इसके बारे में प्रावधान है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो आर्टिकल 359 के तहत जो पार्लियामेंट है आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, कुछ राइट है जो आपके कर्टेल नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 20 के राइट, आर्टिकल 21 के राइट, आपके मतलब राइट टू लाइफ का जो है कर्टेल नहीं किया जा सकता। आपको जीने का अधिकार है, जीने के अधिकार में खाने का अधिकार आया, ठीक है, तो आपको पार्लियामेंट बोलेगा कि तुम खाओगे नहीं, तो ये तो गलत है, आपको खाने का अधिकार तो मिलेगा ही। तो कुछ ऐसे राइट हैं जो आपका कर्टेल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपका कर्टेल हो सकते हैं। यही है आपका इमरजेंसी प्रोविजन के दौरान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज बिल। तो बिल क्या होता है, बिल एक ड्राफ्ट होता है। जैसे पार्लियामेंट को कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून का एक परफॉर्मा तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसको फिर पार्लियामेंट के टेबल पे रखा जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर उस पर बहस होगी, फिर वो पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, असेंट मिलेगा, वो कानून बन जाएगा। तो जब कोई ड्राफ्ट बनता है ना किसी कानून के लिए, तो उस ड्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। ठीक है, और उस बिल को हम फिर पार्लियामेंट के टेबल पे रखते हैं कि भाई ये कानून हमें बनाना है, अब इस पे बहस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बिल। कितने टाइप का बिल होता है ये हमने शॉर्ट नोट में भी समझा था। बिल जो है मोटा मोटी आपके 5 टाइप के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, एक होता है मनी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या होता है, सरकार का कोई भी मंत्री जो होता है वो जो है बिल आपके टेबल करते हैं संसद में, तो वो होता है गवर्नमेंट बिल। जैसे आपके बजट के लिए हो गया, एजुकेशन पर्पज से हो गया, किसी भी कानून को बदलना है या नया लाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट बिल लाया जा सकता है। फिर आता है आपका प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है कोई निजी सदस्य जब अपना बिल पास लाते हैं, टेबल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो कोई मंत्री पद पे नहीं होते और वो बिल लेके आते हैं।
जैसे मैं सांसद हूँ, मैं किसी मंत्री पद को होल्ड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कोई बिल लेके आऊंगा तो वो बिल हो जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, ये इसमें आपको जैसे कोई सड़क सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा है या आपके कोई सोसाइटी में कुछ ऐसे नए लॉज की जरूरत है तो उस पर आप ला सकते हैं। इसका चांस कम होता है पास होने का, क्योंकि आप मंत्रालय में है नहीं, मंत्री पद को होल्ड नहीं किए हैं, तो जरूरी नहीं है कि सरकार आपके फेवर में ये बिल पास करा दे। बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, तो इस बिल को पास होने में थोड़ा सा जो है मसला अराइज होता है। फिर आपका आता है तीसरा मनी बिल। मनी बिल मतलब फाइनेंशियल बिल होता है, जैसे टैक्स हो गया या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए या बजट हो गया। अगर ऐसा कुछ बिल लाया जाता है तो उसको हम मनी बिल बोलते हैं। इसको राज्यसभा में नहीं लिया जाता, इसको सिर्फ लोकसभा में लेके जाया जाता है और पास कराया जाता है। राज्यसभा में भेजेगा भी तो राज्यसभा के जो रिकमेंडेशन होंगे उसको लेना न लेना पार्लियामेंट के ऊपर है कि हमें भाई राज्यसभा का लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो मनी बिल खास करके लोकसभा में पास होता है और लोकसभा से ही वो प्रिवेल हो जाता है। फिर आता है आपका ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल होता है मतलब साधारण बिल। इसमें समाज, सोसाइटी, एजुकेशन या आपके हेल्थ से जुड़े कोई मामले हैं तो उस पर आप बिल टेबल कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों संसद में पास होना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब संविधान में आपको कोई अमेंड करना हो, बदलाव लाने हो, तो उसके लिए ये बिल लाया जाता है। जैसे आपका 42nd अमेंडमेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट हो गया, 86th अमेंडमेंट हो गया। तो जब संविधान में ही बदलाव लाना है तो आपको ये बिल लाना पड़ेगा और इसके लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। और फिर उसके बाद जो है कई बारी स्टेट लेजिस्लेचर का भी जो है अप्रूवल लेना होता है और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो असेंट देंगे, फिर वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए व्हाट इज बिल, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, और उसको पास कराने का तरीका भी मैंने बता दिया कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, दोनों जगह बहस होगी। फिर इसके बाद जो है वोटिंग होता है कि इसमें आपको जो है बिल को पास कराना है या नहीं कराना है। पास हो गया तो इसके बाद जो है आपके प्रेसिडेंट असेंट देंगे, फिर वो कानून बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, डिस्कस द पोजीशन एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑर्डिनेंस। पावर और पोजीशन क्या होता है प्रेसिडेंट का, तो जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, किसी भी डीएम, एसपी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उनको अगर हटाना है प्रेसिडेंट हटा सकता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ये फिर स्टेट और एग्जीक्यूटिव के, स्टेट के अंदर भी कोई एग्जीक्यूटिव है तो उसको भी प्रेसिडेंट हेड करता है। फिर आपके जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में, इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 74। प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये भी इनके पास पावर होता है। फिर आपके इनके पास एक और पावर होता है, कौन सा, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के अंदर क्या आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपके फैसले दिए, ठीक है, और उसको अगर लगता है कि नहीं इसको चैलेंज करना है सामने वाले को, तो वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है मर्जी लेकर के, ठीक है, कि भाई इसमें मुझे माफ किया जाए। तो प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर भी होता है पार्डन देने का। फिर जुडिशियल पावर में आप उनको ये भी देख सकते हो कि किसी भी जज की अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट का या सीजीआई का, ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाएगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के 3 पावर, जैसे हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर है, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, आपके एग्जीक्यूटिव और आपके जुडिशरी। इस तीनों में प्रेसिडेंट का पावर होता है, तीनों जगह। एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में क्या होगा
किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करके अगर असेंट देना है तो प्रेसिडेंट ही देगा। अगर प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया, बिल पास ही नहीं होगा। तो यहाँ लेजिस्लेटिव पावर भी उनको मिल गया। समझ रहे हो? लोकसभा को डिसॉल्व करना है, प्रेसिडेंट कर सकता है। बिल को असेंट करना है, प्रेसिडेंट कर सकता है। बिल अगर पास नहीं हो सकता, कोई ऐसे सत्र अभी बैठने वाले नहीं है, तो उसमें ऑर्डिनेंस ला के बिल को जो है उस कानून को पास कर सकता है तत्काल। पावर किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो ये लेजिस्लेटिव पावर हो गया। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होगा? किसी भी जज को, अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर को अगर अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस जितने भी है, सबके जो लीडर होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं। डीएम, एसपी किसी को भी हटाना है, प्रेसिडेंट एक झटके में हटा सकता है। ये सारे पावर एग्जीक्यूटिव का पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के साथ है। फिर जुडिशियरी पावर, जुडिशियरी पावर में क्या है प्रेसिडेंट के पास? वो पार्डन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी दे दिया, प्रेसिडेंट चाहे तो आपको माफ कर सकता है, फांसी नहीं होगा, पार्डन देने की शक्ति। किसी भी जज को अपॉइंट करना है, वो कर सकते हैं। आपके सजा को रिमिट करना है, प्रेसिडेंट कर सकता है। ये सारे पावर उनके पास है। ठीक है। तो आपको भी मैंने बताया, लेजिस्लेटिव पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है, एग्जीक्यूटिव पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है, और आपके जुडिशरी पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस के परिप्रेक्ष्य में आप प्रेसिडेंट के पावर बताएं। तो जब आपको पता है कि कोई भी कानून कब पास होता है, कानून पास होता है जब वो कानून पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर वो ड्राफ्ट बिल बनता है, बिल बना के टेबल पर रखा जाता है, लोकसभा के, राज्यसभा के दोनों जगह बहस होता है, वोटिंग होता है, बिल पास होता है, फिर प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, फिर कानून बनता है। ठीक है। आपको पता है हमारे संसद जो है 2 या 3 बार बैठती है। एक होता है ग्रीष्म समर मतलब सेशन, एक होता है विंटर सेशन, एक होता है मतलब ऐसा ही कुछ 2-3 टाइप का सेशन होता है। ठीक है। अब मान के चलिए वो सेशन खत्म हो गया, अभी अभी समर सेशन था, वो खत्म हो गया, और कुछ ऐसे प्रोविजन थे या कुछ ऐसा मतलब मामला आया है जिसपे तुरंत कानून बनाना है। अभी तो संसद बैठी थी, खत्म हो गया, अब बैठेगी विंटर सेशन में, तब तक उस कानून को अगर नहीं बनाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रेसिडेंट उस परिस्थिति में ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस उस कानून का एक छोटा सा पार्ट होता है कि भाई जब तक सत्र नहीं बैठता है तब तक प्रेसिडेंट असेंट देके किसी ऑर्डिनेंस को पास करके उसको टेम्पररी कानून के तौर पे लागू कर सकता है। यही होता है ऑर्डिनेंस। ठीक है। ऑर्डिनेंस तब तक काम करेगा जब तक पार्लियामेंट वापस से अपने सत्र में नहीं बैठती। जब पार्लियामेंट विंटर सेशन में बैठेगी, फिर उस बिल पर चर्चा होगा, कानून बन जाएगा, फिर वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो एक होता है ना टेम्पररी पीरियड के लिए, जब हमें कोई कानून की जरूरत होती है और संसद अभी बैठने वाली नहीं है, तो हम उस परिस्थिति में ऑर्डिनेंस पास करके उसको तत्काल प्रभाव से कानून के तौर पे लागू कर देते हैं। यही होता है आपका ऑर्डिनेंस। ठीक है। ऑर्डिनेंस तब तक होगा जब तक पार्लियामेंट अपने सत्र में नहीं आती। पार्लियामेंट सत्र में आएगा, फिर उस पर कानून अपने आप बन जाएगा बहस होके, तो फिर ऑर्डिनेंस का पावर खत्म हो जाएगा। यही है आपके ऑर्डिनेंस के पावर प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट। 50 है, व्हाट इज मींट बाय लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट टू एम्पावर देम। मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी का एक सपना था कि पंचायत राज सिस्टम लागू हो हमारे देश में। पंचायत राज सिस्टम का ही नाम है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। ठीक है। हमारे देश में जब हमारे गांव में नली नाले का काम करना होता है या स्कूल बनाने का काम होता है, तो पार्लियामेंट को तो पता नहीं है कि आपको स्कूल की जरूरत है। ठीक है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं पता है, आपके एमएलए को नहीं पता है कि आपके गांव में कोई स्कूल नहीं है। ठीक है। तो वहां पे किसको पता है कि आपके गांव में स्कूल नहीं है? आपके आम जनमानस को, आपके उस गांव के लोगों को। तो उस गांव के लोगों को जब पता है कि स्कूल नहीं है या आपके यहाँ पे कोई छोटा सा हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पे आपको कोई रिप्रेजेंट करने वाला हो, तभी तो वो बात आगे तक पहुंचेगा ना। ठीक है। तो वहां पे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी का कॉन्सेप्ट जो है, पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको,
इसको इजाद करने के लिए, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के जरिए पंचायती राज सिस्टम का जो है वर्ड इनकॉर्पोरेट किया गया और कहा गया कि हर स्टेट में, हर गांव में, हर जिला जवार में जो है पंचायत राज सिस्टम के तहत मुखिया सरपंच का जो है कॉन्सेप्ट लाया जाएगा और वहां पे जो छोटे मोटे काम हैं वो मुखिया और सरपंच करेंगे। ठीक है, ये रूरल लोकल बॉडीज होता है, वहां पे आप मुखिया का भी देखोगे तो चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं, सरपंच का भी इलेक्शन होता है, फिर वो आप लोगों का जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, गांव में सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, वो बनवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रास रूट लेवल पर जो है आपके लिए काम करता है, लोकल अफेयर को एडमिनिस्टर करने का काम करता है। ठीक है, फिर इसी के साथ आया था 74th अमेंडमेंट। ये भी आपके, जैसे हमने गांव के लिए पंचायती राज सिस्टम का बात किया, अगर यही शहरी एरिया है, अर्बन एरिया है, तो यहाँ पे भी तो ग्रास रूट लेवल पे कोई चाहिए ना। तो शहरी एरिया में मुखिया और सरपंच नहीं होता, यहाँ पे म्यूनिसिपल पार्टीज होती है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं इसको, बीएमसी जैसे हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। आपके यहाँ पे नाला नहीं काम कर रहा, पानी नहीं आ रहा, या आपको सरकारी बाथरूम चाहिए, ठीक है, या आपको पानी साफ नहीं मिल रहा, ये कौन करता है? आपके एमपी करते हैं क्या? नहीं करते। आपके एमएलए करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ये बीएमसी करता है। तो शहरी एरिया में ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए बीएमसी लाया गया और गांव ग्रामीण एरिया में ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए पंचायती राज सिस्टम लाया गया। दोनों ही 73rd और 74th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और ये आपके स्टेट लॉज के अंदर गवर्न होते हैं। ठीक है, और ये सपना महात्मा गांधी जी का था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोविजन है उसमें ग्रास रूट लेवल पर भी एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो इंश्योर करे कि उनके सारे काम हो रहे हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, उनके जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, उससे ऊपर पंचायती राज समिति होती है, उससे ऊपर जिला परिषद होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। ठीक है, फिर आप ये रूरल एरिया में जाएं, अर्बन एरिया में जाएं तो यहाँ पे नगर पंचायत होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, मतलब ये हायरार्की है। तो अर्बन एरिया में ये 3 लेयर में काम करते हैं, रूरल एरिया में भी 3 लेयर पे काम होता है। इनका मेन काम क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट हो, हेल्थ से रिलेटेड, वहां पे हॉस्पिटल वगैरह है या नहीं है, स्कूल कॉलेजेस हैं या नहीं है, तो इस सब का वो रिव्यू करके फिर वो अपने रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वो अपने ऊपर के अथॉरिटी को देते हैं, फिर वहां पे वो काम होता है। ठीक है, अब इन लोगों को भी रिजर्वेशन की जरूरत थी कि भाई गांव में जो है मुखिया वो तो सिर्फ मर्द मर्द बन रहा है, ठीक है, या वो राजपूत ब्राह्मण ही बन रहे हैं, तो फिर छोटे कास्ट के लोग कब बनेंगे या महिलाएं कब बनेंगी? तो इनके लिए रिजर्वेशन का भी प्रोविजन किया गया। जब आप आर्टिकल 243 पढ़ोगे तो उसमें इन लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है कि भाई विमेन के लिए 1/3 सीट रहेगा, SC ST के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा। अगर 10 लोग चुनाव लड़ेंगे मुखिया के लिए तो उसमें 5 SC ST के लोग मुखिया के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा रिजर्वेशन कर दिया गया। महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्वेशन कर दिया गया। ठीक है, तो इस सब के बारे में जब आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप 10th शेड्यूल पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में आपको डिटेल में वहां पे सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि अपन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो अपने को सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर आपका ये सिग्निफिकेंस पूछ रहा है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या मतलब महत्वपूर्ण बदलाव रहे। तो ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन को जो है इम्पोर्टेंस दिया गया लोकल बॉडीज के कॉन्टेक्स्ट में। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, पीपल के पार्टिसिपेशन को स्ट्रॉन्ग किया। सोशल जस्टिस हमने रिजर्वेशन के जरिए इंश्योर किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस अमेंडमेंट से हुए।
तो उम्मीद है आपको ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी एरिया के लिए जो आपके बीएमसी का कॉन्सेप्ट है, म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आया होगा। उनके हायरार्की आपको समझ में आए होंगे, इनके लिए रिजर्वेशन आपको समझ में आया होगा और इनके काम आपको समझ में आए होंगे।